नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5 जो है वो है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इसके अंदर पहला पद कौन सा है, सारवंतर कौन सा है। एक एपी किस तरह से होती है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एपी। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एपी होती क्या है। ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर छोटी सी जानकारी ले लेंगे और फिर हम चलेंगे इसके चैप्टर नंबर 5.1 की तरफ। तो देखते हैं, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट सोल्व करने से पहले एक बार हम ले लेते हैं छोटी सी जानकारी, ताकि हमें एपी के अंदर क्या पढ़ना है और एपी होती कैसे है, यानी समांतर श्रेणी होती कैसे है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, हम जब भी कोई श्रृंखला लिखते हैं, श्रेणी का मतलब श्रृंखला, जैसे कोई सीरीज लिखते हैं, ऐसे नॉर्मली हम ऐसा सीरीज लिखते हैं, जैसे देखिए नॉर्मली कोई भी सीरीज लिखी, जैसे मैंने यहाँ एक लिख दिया, फिर मैंने 3 लिख दिया, फिर 5 लिखा, ऐसे ही 7 लिखा। तो हमने थोड़ा ये सोचा कि ऐसा देखते ही पता चल गया कि इसके बीच में 2-2 का घेर है, इसका मतलब हम इसके आगे वाले टर्म, जबकि इसमें लिखे हुए नहीं है, हम आराम से बता सकते हैं कि भाई हम ऐसा आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ हम 11 आ जाएगा। ये अपना थोड़ा कॉमन सेंस है इस तरह से। लेकिन ऐसा है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम इसको बिना सोचे-सोचे इस तरह से ऐसे बताए हुए, अगर हमसे पूछे कि डायरेक्ट 100वां पद कौन-सा है या फिर इसके आगे वाले 1000वां पद कौन-सा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे, इस तरह से। या फिर इन सब का योग कितना होगा, इस तरह से हम सवाल पढ़ेंगे। तो एक बार हम एपी को समझते हैं कि एपी क्या चीज़ होती है। देखिए, जैसे ही कोई इस तरह से श्रेणी लिखी हुई है, इस श्रेणी की खास बात क्या है, इस श्रेणी की खास बात क्या है, इस एपी की खास बात क्या है कि इनके बीच का जो अंतर है, अंतर समान है। जब इनका बीच का अंतर अगर समान है, उसे हम बोलते हैं सार्वंतर। यानी कि इनके बीच का देखो, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका अंतर समान है। सबका समान है, इसलिए हम लगाते हैं सारो यानी सबका, या फिर हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। सबका डिफरेंस कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ये जो श्रेणी लिखी हुई है, इसे हम एपी कब बोल सकते हैं, एपी कब बोल सकते हैं। सिर्फ एक तरीका है एपी बोलने का कि सर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो वो एपी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है और कोई एपी नहीं है, यही बात है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे, 2 लिख दिया, फिर मैंने 4 लिख दिया और अगले टाइम मैंने 5 लिख के फिर 7 लिख दिया। अब ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसके पीछे भले ही मैं 3 डॉट लगाऊं या नहीं लगाऊं, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। इन दोनों के बीच का अंतर 1 और इन दोनों के बीच का अंतर वापस 2 है। तो ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन सिर्फ एक है कि इनके बीच का अंतर, सार्वंतर, सबका अंतर बराबर नहीं है। ये है एपी। अब इस एपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम वो देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब अगर मेरे से पूछे कि ये जो एपी लिखी हुई है, ठीक सर, तो इसके पहला वाला जो पद लिखा हुआ है, इसे पद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, यानी पहली टर्म, पहला पद, इसे हम बोलते हैं ए से। इसे हम क्या बोलेंगे, ए से। जो पहला पद होगा उसे हम ए से बोलेंगे। ठीक है? तो फिर दूसरे को क्या बोलेंगे, इसे भी हम ए से बोलेंगे। तो तीसरे को क्या बोलेंगे, इसे भी हम ए से बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसे भी हम ए से बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, इसे भी ए से बोलेंगे। तो सर सबको ए बोलेंगे? जी नहीं। जो पहला है उसे हम बोलेंगे ए1, जो दूसरा है उसे हम बोलेंगे ए2, जो तीसरा है उसे ए3, चौथा है इसे ए5, और इस तरह से ए5 एंड अगर लास्ट में कोई टर्म होगा, जैसे मान लो अंतिम पद, लास्ट वाला पद है, हमें नहीं पता कितना है, हम जो भी संख्या लिखते हैं उसको हम एन से लिखते हैं। तो लास्ट में जो भी पद होगा, मान लो मैंने यहाँ पे 59 लिख दिया इस तरह से। ठीक है? और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ए एन। ए एन का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म। लास्ट को हम एल से भी लिख सकते हैं, लिस्ट, लिस्ट यानी लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको। इसे हम एल से भी ले सकते हैं, लिस्ट नहीं सॉरी, लास्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, एल से बोल सकते हैं। एन तो बोलते ही, इसे हम एल से भी बोल सकते हैं। ये लास्ट टर्म है या फिर एल की वैल्यू है, इस तरह से। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एन क्या है, जैसे मान लो ये कोई कोई से भी नंबर का टर्म होता, जैसे 59 लिखा हुआ है, कौन से नंबर का टाइम है हमें नहीं पता है, लेकिन इसका कोई नंबर होता तो हम एन की जगह लिखते। जैसे ये 5वें नंबर का है, अगर मान लो जैसे ये 10वें नंबर का होता तो यहाँ 10 लिखते हैं। जैसे मान लो ये 100वें नंबर का होता तो यहाँ 100 लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 11वें नंबर का होता तो हम 11 लिखते हैं। इस तरह से मान लो 26वें नंबर का है तो हम 26 लिखते हैं। 27वें नंबर 27 या फिर 29वें नंबर का होता तो 29 लिखते हैं। यहाँ ए 29 लिखते हैं। इनका मतलब क्या है, हमें जिस टर्म के बारे में पता नहीं हो कौन से नंबर की है, तो उस इस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है? या फिर जैसे थोड़ा सा हम आगे चले, इस तरह से इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, इस पूरी एपी के अंदर हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है? इस पूरी एपी के अंदर पहला फर्स्ट टर्म कितनी है, एक, इस तरह से। जैसे अगर मेरे पास में कोई एक एपी और लिखी हुई है, जिसका पहला पद 3 है, दूसरा मेरे पास में मान लो 6 है, तीसरा 9 है, फिर 12 है। अब आपको समझ में आ गया इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, 3-3 का अंतर है। सही बात है। तो अगर मेरे से पूछे कि यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया 30 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो इसके क्या बोलेंगे, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया,
ये चौथा हो गया। ऐसे ही करते-करते हम इसको लिखेंगे ए 10वां पद। ये कौन-से नंबर का पद है? 10वां। या फिर इसको मैं ए एन भी बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट टर्म है, या फिर इसको मैं एल भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये लास्ट टर्म है इस तरह से। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 10 हो गई इस तरह से। ठीक है? अब इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी रहे। सबसे पहला तो जो जिसको हम ए लिखते हैं, ए का मतलब या फिर A1 का मतलब एक ही होता है जिसे हम लिखते हैं 3। भाई अगर मैं तो या तो ए लिखूं या फिर A1 लिखूं एक ही बात है। अब ए बराबर 2 नहीं होता है। मतलब अगर मेरे को दूसरा पद लिखना है तो वो A2 होता है। पहले पद के लिए हम दो चीज यूज करते हैं, या तो हम उसको ए लिखें या फिर A1 लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर कि ए और A1 में कोई फर्क नहीं है। ए लिखोगे तब भी वो पहला पद कहलाएगा और A1 लिखोगे तब भी वो पहला पद कहलाएगा। ठीक है? ऐसे अगर मेरे से पूछे A2 कितना है, A2 हमारे पास में 6 है। ठीक है? अब अगर हमें इसमें अंतर चेक करना है तो हम, अगर मेरे से कोई कहे कि ये एपी है, अगर कह रहा है हमसे, कह रहा है ये एपी है, एपी है इसका मतलब इनके सबका अंतर बराबर होगा। तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद ध्यान से सुनना है, आगे वाले में से पीछे वाला पद माइनस करना है। ध्यान रखना, A2 में से A1 माइनस करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी एपी उल्टी भी लिखी जा सकती है, -3 -1 इस तरह से, फिर हम लिखते हैं एक इस तरह से, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 3 इस तरह से। तो ये एपी जो लिखी हुई है ये उल्टी सीरीज चल रही है, जैसे इसका पहला पद तो ये है, दूसरा ये है, तो अब हम -3 में से एक नहीं घटाएंगे, ऐसा ये उल्टा नहीं करेंगे। नहीं समझे आप? हमें ये लगता है कि ये संख्या बड़ी है, हालांकि संख्या तो यही बड़ी है, बट फिर भी हमेशा हम A2 में से A1 माइनस करेंगे। ये बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखते हैं डी। अच्छा, डी क्या होता है? डी हम लिखते हैं सार्व अंतर। डी क्या लिखते हैं? सार्व अंतर, या फिर हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस डी को कैसे लिखते हैं? डिफरेंस, इन सबका डिफरेंस कितना है। भाई अगर देखो एपी है, मैंने कहा कि ये एपी है, मतलब आप क्लियर हो गए कि सर इसमें कोई न कोई इनका बीच का जो अंतर है वो सबका सेम सेम है, तो आपको सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करना है। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? A2 माइनस A1 करेंगे और मेरे पास में 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3 इस तरह से। तो ये हमारे पास में हो गया डी यानी सार अंतर। लेकिन अगर किसी को हमें एपी चेक करना है, भाई हमें एपी चेक करना है, तो हम बारी बारी सबका अंतर देखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, वो हम सवाल करेंगे जब हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर है एक आता है इसके अंदर एन। ये एन क्या चीज है? एन है पदों की संख्या। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। पदों की संख्या, इसके अंदर कितने पद है, कितनी टर्म है, कितने पद है। भाई अब मुझे बताओ, ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है, या चार पद है। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है ना उतने ही पद होते हैं, तो इसके नीचे यहाँ कितना लिखा हुआ है? 10। तो इसका मतलब पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं? यहाँ 10 पद है। और 10वां पद देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं तो मैं कहूँ कि इसके अंदर सिर्फ 10 पद है। हम गिन रहे हैं कितने पद है, जैसे 10 जने खड़े हैं तो 10 जने खड़े हैं, तो हमने यूं नहीं बोला कि 10 जने खड़े हैं, इसका मतलब 10 होगा। लेकिन अगर मैं इसको A10 बोलूं, A10 का मतलब क्या होगा? 10वां कौन है, 10वें नंबर का कौन है। ये तो हो गया सिर्फ 10, इनका मतलब कितने जने हैं? 10 जने हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं A10 का मतलब, तो आप बोलोगे सर 10वें नंबर पे जो आदमी खड़ा है वो कौन है, तो वो कौन है? 30। और कितने जने हैं? 10 जने हैं सर। इसका मतलब हमसे n का मान पूछे तो वो तो है 10, और मेरे से पूछे कि A10 कौन सा है, मतलब AN कितना है, AN का मतलब पूछे, AN कह सकते हैं। इसके हिसाब से अभी हम लिखेंगे A10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30 है। तो इसमें दो चीजें अंतर है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल हमसे पूछेगा इसके अंदर कितने पद है, मतलब n का मान निकालना है। इसका इसमें यूं पूछे कि जो अंतिम पद है, यानी कि nवां पद है, यानी कि 10वां पद है, यानी लास्ट वाला पद है, वो कौन सा है, ऐसा है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो an के बारे में पूछ रहा है। बस इस प्रश्नावली के इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 5.3 के अंदर हम सबका योग करेंगे, वो हम सीख लेंगे। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे सूत्र कैसे आते हैं, क्योंकि मैं अभी सूत्र बता नहीं सकता। क्वेश्चन आएगा, अगर मैं उसके हिसाब से आपको सूत्र बना के बताऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है? आप चाहो तो मैं इसका सूत्र जो है भले ही यहाँ बना के बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सूत्र कैसे बनता है। हालांकि सूत्र की जब जरूरत पड़ेगी हम उसको ऑटोमेटिकली बना लेंगे, फिर भी हम इसका एक सूत्र देख लेते हैं जो इस प्रश्नावली के अंदर यूज होने वाला है। देखिए, इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में तो देखिए सूत्र कैसे बनता है, पहले वो देखते हैं। देखिए, जैसे अगर मुझे पूछा है कि जैसे मुझे यहाँ पे 9 तीसरे वाला पद निकालना है, तो जैसे मुझे दूसरा पद निकालना होगा तो A2 निकालना है। ठीक है? मुझे कौन सा पद निकालना है? A2। ये दूसरा निकालना है ये। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, दूसरा पद कैसे निकालूंगा? भाई इस पहले पद के अंदर D जोड़ दो। इसमें देख लेते हैं, चलो। इसका मुझे दूसरा पद निकालना है, तो इसके पहले पद के अंदर, भाई ये एक लिखा हुआ है पहला पद, पहला पद के अंदर इनके बीच का अंतर कितने का, जिसे हम बोलते हैं डी। तो पहले पद के अंदर हम जोड़ देते हैं डी इस तरह से। सही बात है। अगर मुझे इसका तीसरा पद निकालना है, तो मैं पहले पद के अंदर देखो, पहले पद के अंदर फर्स्ट
फर्स्ट पद को अपन ए ही लिखते हैं। पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ूंगा तो यहाँ आता है और दो बार डी जोड़ूंगा तो ये आ जाता है। इसका मतलब दो टू डी जोड़ेंगे इस तरह से। सही है। अब अगर मुझे इसका चौथा पद निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस थ्री डी। सर कैसे? यहाँ से थ्री था तो हमने दो बार जोड़ दिया, यहाँ चार था तो हमने तीन बार जोड़ दिया। अच्छा अब समझ में आ गया मेरे को। इसका मतलब यहाँ जितना लिखा हो उससे एक कम बार डी जोड़ना है। ठीक है सर, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब जिस दिन पांच आएगा उस दिन सर हम ए प्लस फाइव डी जोड़ेंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर जिस दिन हमारे पास में एन आ गया तो उस दिन हम क्या जोड़ेंगे? सर यहाँ सॉरी, यहाँ मैंने फोर लिखना था, मैंने फाइव लिख दिया, माई मिस्टेक। यहाँ फोर लिखना था, देखिए। इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज लिखी हो उससे हम एक कम लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सर एन लिखा हुआ है, अब एन में से एक कम कैसे करेंगे? सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन में से एक कम कर देते हैं और साथ में लिखते हैं टी। यही हमारे पास में फॉर्मूला होता है जिसमें हम एपी का फॉर्मूला बनाते हैं इस तरह से। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे हम, इसको समझेंगे आगे की तरफ, जब जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम इसके फॉर्मूले बनाते हुए जाएंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में भी आता जाए और हमारा सवाल भी होते जाए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम शुरुआत यहीं से करेंगे, एक बार इसको समझते हैं अच्छे से और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम समझेंगे इस तरह से तो आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन से, लिखा हुआ है हमारे पास में इस तरह से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में जो हमारे पास में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखो ये हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास में नीचे सवाल लिखे हुए हैं ना, ये जो सवाल लिखे हुए हैं इसके अंदर कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, ये हमें चेक करना है। हमें तो सिर्फ सवाल पढ़ना है और चेक करना है ये एपी है या नहीं है। फटाफट से सवाल सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसमें चेक करना है एपी है या नहीं। एपी के लिए क्या होना चाहिए अभी पता चल जाए। देखिए हमसे सवाल वाला कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। देखिए ये सवाल हमने एक्सरसाइज तीसरे वाले में भी किया था। तो ये कह रहा है कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी सीटें होती है वहां पे क्या होता है कि लोग फर्जी घूमते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि थोड़ी देर टैक्सी में बैठ जाते हैं, वापस उतर जाते हैं और चल बनते हैं। तो उन्होंने एक रूल बना रखा है कि अगर आप टैक्सी में बैठने के बाद में आपको फिक्स किराया देना पड़े, आप जाओ या मत जाओ, फिक्स किराया तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब अगर आप 1 किलोमीटर गए तो वो 15 रुपए तो इसके लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 1 किलोमीटर का 8 रुपए लगेगा। अब 2 किलोमीटर जाएंगे तो वो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 ऐसे। तो देखो अगर आप फर्स्ट फर्स्ट देखें, हम जो हमारे पास में पहली टर्म है वो है हमारे पास में 15 इस तरह से। ठीक है, अब आप 1 किलोमीटर गए, जैसे आप 1 किलोमीटर गए तो इसके अंदर आपको 8 जोड़ना पड़ेगा इस तरह से, और जैसे आपने इसके अंदर 8 जोड़े तो वो टर्म हो जाएगी आपके पास में कितनी हो जाएगी बताओ, 23 हो जाएगी इस तरह से। तो ये हो गया 15। अगली बार जैसे ही आप गए तो इसके बारे में आप, पहले तो आपने 8 जोड़ा है और अब भी आप फिर से 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 31 हो जाएगा इस तरह से। तो अब मुझे बताइए क्या ये एपी है या नहीं? सर ये बिल्कुल एपी है क्योंकि हम इसके अंदर बारी बारी से 8 जोड़ रहे हैं, बारी बारी से 8 जोड़ रहे हैं इस तरह से। इसका मतलब ये एक एपी है क्योंकि इसका पहला पद तो ये ए है, दूसरा ए टू है, ऐसे ही तीसरा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मेन एपी के अंदर सिर्फ एक चीज चेक करने की ये एपी है या नहीं, उनका कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, डी का जो मान है वो अगर बराबर आ गया बात खत्म हो जाएगी। तो सही बात है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो डी कैसे निकालते हैं, आगे वाली में से पीछे वाली घटाते हैं, यानी कि ए टू में से ए1 माइनस करेंगे तो सीधा आंसर कितना आएगा, 23 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये डी1 हो गया। डी1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले का अंतर है। ऐसे ही दूसरे का अंतर देखें तब भी हमारे पास में कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही तीसरे का देखें तब भी कितना आएगा, 8। इसका मतलब ये एपी है। आप क्या लिखोगे, क्योंकि इनका सार्व अंतर समान है, सबका अंतर समान है, इसीलिए ये एपी है। ठीक बात है। तो हमसे अगर ये कोई सवाल पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछेगा, हमें ऐसा ही सोल्व करना, फटाफट से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है, समझदारी रखनी है कि इसके अंदर कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है, एक बार इसको रीड करते हैं और फिर इसको सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सेकंड लिखा हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अरे ये देखो, ये ऐसा कहना चाह रहा है, देखो जो भी गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, जितनी भी भरी हुई है, हमें नहीं पता कितनी भरी हुई है, ठीक है, उसमें से जैसे एक बार में फर्स्ट में जितनी हवा भरी हुई उसमें से एक बार हम हवा बाहर निकाल लेता है 1/4। 1/4 का मतलब कैसे, ऐसे समझो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो अगर इसके अंदर एक्स मान के करेंगे तो सवाल काफी लेंदी हो जाएगा। हम 4 का मल्टीपल लेते हैं जिसमें 4 का भाग, हम 4 4 के टुकड़े कर सकते हैं, ऐसी संख्या हम लेते हैं 64। देखो 64 के अंदर 4 का भाग अच्छे से जाता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है वो है 64। कितनी मान लेते हैं, 64 इस तरह से। ये 64 इसके अंदर हम हवा मान लेते हैं। अच्छा 64 इसके अंदर हवा मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, 64 घन कह सकते हैं मीटर, घन मीटर कह सकते हैं या फिर घन सेंटीमीटर कह सकते हैं गुब्बारे के अंदर, क्योंकि हम
हवा जो होती है वो आयतन के फॉर्मेशन में होती है, तो हम 64 को क्या मान लेते हैं, घन सेमी मान सकते हैं। वैसे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, सीधा बोला ऐसे कि इस गुब्बारे के अंदर 64 हवा भरी हुई है, ऐसा समझ लो, है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। 64 हवा भरी हुई है, इसमें से हम हर बार 1/4 बार निकालते हैं। हर बार कितने बार निकालते हैं, 1/4 बार निकालते हैं। तो इसका 1/4 बार कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं इसका 1/4 बार निकालूंगा तो पहले समझो कि इसका 1/4 होता कितना है, इसका 1/4 होता कितना है। तो पहले 1/4 बाहर निकालने के लिए हम करते हैं इसका 1/4, यानी कि इसको 4 का भाग देंगे, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चलेगा, 4 एकम 4, और फिर यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 16, यानी कि 16 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। इसका मतलब इस 64 में से 16 बार, 16 घन सेमी हवा बाहर निकल गई। तो अब हम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 64 में से एक बार में 16 हवा, मतलब 16 घन सेमी हवा बाहर निकली। तो अब बचेगा कितना, अगर मैं 64 में से हवा बाहर निकालूं तो 16 का 16, 16 दो 32, 16 48, 48 बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर हवा कितनी बच गई हमारे पास में, 48 बच गई। अब अगली बार हम फिर से 1/4 बार निकाल रहे हैं, मतलब इसका 1/4 निकाल रहे हैं। तो अब अगर मैं इस 48 का 1/4 भाग बाहर निकालूं, तो मैं इसको से काटूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार और दो बार। इसका मतलब अगली बार हवा बाहर कितनी निकली, ये जो 12 आ रहा है ये क्या है, हम 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि हम इसमें से हवा जो बाहर निकाल रहे हैं वो 12 बाहर निकाल रहे हैं इस तरह से। तो अब कितनी बचेगी, देखो 48 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा, तो 12 को 12, 12 दो 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, यानी 36, यहाँ 36 हो जाएगा इस तरह से। अब जरा सोच के बताओ मेरे को भाई, पहली बार में हमने हवा कितनी निकाली, 16, दूसरी बार में हमने हवा कितनी निकाली, 12, और अगर तीसरी बार भी अगर मैं इसका 1/4 बार निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से। यह 36 लिखा हुआ, इसका 1/4 करूंगा इस तरह से, तो किसका भाग जाएगा इसके अंदर, देखो इसको से काटूंगा तो 4 एकम 4, 8, 8 चौक 32, सॉरी 9 चौक 36, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब इसमें से मैंने हवा कितनी बार निकाली, 9 घन सेमी हवा वापस बाहर निकाल ली। इसका मतलब इस बार मैंने इसमें से 9 बार निकाली, तो 9 बार निकालेगी, इसका मतलब कितना बचेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ 27 बचेगा। अब जरा सोच के देखो, क्या इस सवाल के अंदर हर बार इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है क्या, नहीं है। वैसे मुझे यही पता चल गया था, मुझे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई इसमें से अगर हम 1/4 हवा बाहर निकालते हैं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है इस तरह से। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया इस तरह से। तो देखो इसका तो 16 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है इस तरह से। इसका मतलब ये जो है एपी नहीं है। हमें सिर्फ समझने के लिए, अब अगर इसमें आप 100 मानते, 1000 मानते, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसके अंदर ऐसा मानो जो 4 का मल्टीपल अगर यहाँ 3 गुना निकालता है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर इसमें से ये सवाल कहता है कि इसमें से 1/3 बार निकालना है, यानी 1/3 बार निकाला है, तो हमें 3 का मल्टीपल लेना है, जैसे 27 ले लिए, 54 ले लिए, इस तरह से ऐसी संख्या लेनी जिसमें 3 का भाग ज्यादा हो, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और इस केस में हमेशा ये एपी नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर दूसरे की तरफ। इसका सवाल नंबर दूसरा क्या है, इसको हम सोल्व करते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए सवाल नंबर जो दूसरा है उसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सवाल नंबर सेकंड लिखा हुआ है हमारे पास में कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की 150 रुपए और बाद में मीटर की खुदाई की 50 रुपए बढ़ा दी जाती है। तो ऐसा कहना चाह रहा है कि हम कोई कुआ है उसको हम खोद रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो खोदेंगे उसे हमें लेने पड़ेंगे 150 रुपए। जो फर्स्ट वाला जो खड्डा खोदते हैं 1 मीटर का, वो 50 रुपए लगता है। इन अगला जब भी हम खोदना शुरू करेंगे तो 50-50 रुपए ही लगेंगे, यानी कि अगर पहले के अंदर 50 लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं, तो दूसरे के अंदर 150 प्लस 50 हो जाएगा, और तीसरे के अंदर कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 प्लस 50। इसका मतलब एक एपी बन रही है, देखो ये 50 हो गया, ये 200 हो गया, ये 250 हो गया। इन सबके बीच का जो अंतर है वो कितने कितने का बताओ, 50-50 का ही तो अंतर है। इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, क्यों एपी है, क्योंकि लिखना है कि इनका सार्व अंतर जो है वो समान है, सबका अंतर अंतर जो है वो सबका समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारे पास में, इसका फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं और समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। ये कह रहे हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, एक चीज हमेशा याद रखो, चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। हम ऐसा समझते हैं, देखिए कैसे कि जैसे मेरे पास में ये कह रहा है कि हमारे पास में 10,000 रुपए रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, हमें इसका मिश्रण निकालना है इनटू, ठीक है। अब मुझे इसका 8% निकालना है, तो देखो इसका मिश्रण निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे भाई, जैसे अगर मैं इसका 8% नहीं निकाल के मैं इसका 108% निकाल लूं, भाई अगर मुझे इसका 8%, भाई अगर जैसे मान लेते हैं इसको मैं 100 मान रहा हूँ, ये कितना है हमारे पास में, 100 है, और मुझे इसका मूलधन, देखो ये तो है मूलधन, ठीक है, और मूलधन के अंदर एक साल के अंदर ब्याज कितना लग रहा है, 8% लग रहा है ना। तो 8% का मतलब अगर मैं इसका 108% निकाल दूं,
दोबारा से चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर निकालने का तरीका क्या है, आप उसका डायरेक्टली 108% निकालो सीधा, तो ये 1 वर्ष का ब्याज सीधे-सीधे बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 108 से इंटू कर दूँ, 008 से इस तरह से इंटू कर दूँ, तो ये सीधा क्या आ जाएगा बताओ? ये 1 वर्ष का सीधा आ जाएगा सामने सामने। इसका मतलब 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और इसके से इंटू करें कितना आएगा हमारे पास 1080, ये मिश्रित निकला सीधा। भाई अगर मैं इसका 8% निकाला तो सिर्फ मेरे पास में ब्याज निकलता। मैं इसको आपको ऐसे समझाऊँ, देखो जैसे हमारे पास में ये 10,000 रुपए लिखे हुए हैं, तो अगर इसका मैं 8% निकालूँ और ये 1 साल का है, तो ये कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको से जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में 800। तो 800 का क्या हो गया? ब्याज। मूलधन कितना हमारे पास में 100 और इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,008। हमें तो मिश्रधन पूछा है ना, मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन के अंदर हम ब्याज जोड़ते हैं तब आता है हमारे पास में मिश्रधन। इस तरह मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए और 1 साल में हर 8% की वार्षिक दर है। वार्षिक दर का मतलब आप मुझे साल के अंदर 8% के हिसाब से पैसे दोगे मेरे को। तो 10,000 रुपए के अंदर आप मुझे साल में कितने रुपए दोगे? 10 साल के अंदर। ब्याज तो हो रहा है इसका 800 रुपए और मुझे पैसे कितने दोगे? 10,000 जो मैंने आपको दिए और ब्याज के हो गए इसके ऊपर 800 रुपए, इस तरह से। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस तरह से, ठीक है? तो ये तो 1 साल का हो गया। अब अगले साल का क्या होगा? हम क्या करेंगे? यहाँ जो आंसर आ रहा है ना, ये मिश्रधन। अब वापस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि हम दोबारा से इसके ऊपर ब्याज नहीं लगाएंगे। अगले साल के अंदर हम इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो देखो, पहले धन का मिश्र धन कितना है हमारे पास में? पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो है ये इस तरह से, और पहले हमने इसको दिया था 10,000 रुपए दिया था, तो इनके अंतर कितना बताओ हमारे पास में? 800 रुपए मेरे को ज्यादा देगा। अब दूसरे साल के अंदर क्या होगा? मुझे इसी का कितना निकालना है? 108% निकालना है। तो देखो, मैं इसी का अगर 108% निकालू इस तरह से, इसी का अगर हम 108% निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने इसको लिखा था। देखो, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। मैं इसको वापस 108% निकाला, 108 क्यों निकालेंगे? क्योंकि सीधा मिश्र धन निकलेगा, हम ब्याज नहीं निकाले, सीधा मिश्र धन निकाले, मतलब यही राशि निकालना है डायरेक्टली। तो अब देखो, 108 से 108 को इंटू करना पड़ेगा। तो अगर मैं 108 को 108 से इंटू करूंगा तो कितना आंसर आएगा? देखो, यहाँ लिखा हुआ 108, 108 इस तरह से इंटू करेंगे। देखो, 8 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 64 बच गया हमारे पास में 6। फिर हम करेंगे 8 को 0 से, 8 को 0 से तो कितना आएगा? 64 इस तरह से, ठीक। अब हम इसको इससे करेंगे 8 और इसको इससे करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 8 8 और कितना हो जाएगा? 16। फिर हमारे पास में बच गया 1। अब इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, यानी कि 1, और 1 को 1 से करेंगे कितना आ गया? 1, यानी कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में? ये हमारे पास में आ रहा है, अगली जो टर्म आ रही है वो आ रही है 11,664 इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इस वाले का इस वाले में अंतर कितना है, ध्यान से देखो भाई। ये हमारे पास में है 10,800 और ये कितना है? 11,664। अगर इसके अंदर मैं इसको इसमें से घटाऊं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं, तो अगर मैं इसमें से 10,800 घटाऊं इस तरह से, तो ये हमारे पास में आता है 6 8 इस तरह से, ठीक है। ये आ रहा है 864। पहले वर्ष का जो ब्याज है, इन दोनों का अंतर है वो तो है 800। दूसरे वर्ष का जो अंतर है वो हमारे पास में है 64, 864। इसका मतलब ये जो है समान अंतर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। और चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ये साधारण ब्याज होता, नॉर्मल इंटरेस्ट होता, तब तो ये एपी हमेशा होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एपी नहीं होता है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं और उसको सोल्व करेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछ रहा है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी है। देखो, हमें आगे वाले 4 पद बनाना है कंटिन्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे पास में ए का जो मान है, ए कितना है हमारे पास में, देख के बता सकते हैं 10 है, और डी कितना है हमारे पास में, वो है भी 10 है। देखो, पहला पद भी 10 है और सारवंतर भी 10 है। अच्छा, सारवंतर का मतलब क्या हुआ? हम अगले वाला पद निकालने के लिए, देखो ये पहला पद है, अगर मुझे इसका दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे? इस पहले पद के अंदर, इस पहले पद के अंदर हम एक बार डी जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब कैसे? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा मैं? देखो, A2 निकालना है तो इस पहले पद के अंदर हम एक बार 10 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20 इस तरह से। तो ये दूसरा पद हो गया भाई। हम कोई भी एपी लिखते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम एपी लिखते हैं, ये 3 लिखा हुआ है और मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं कहूँ यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो हम इस पहले पद के अंदर ही तो 2 बार भी जोड़ते हैं, फिर दूसरे पद के अंदर हम फिर 2 जोड़ते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से जोड़ते हैं इस तरह से ऐसा। या फिर हम अगर ऐसा नहीं सोचे, तो पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ा, फिर इसके अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे, इसके बाद 3 डी जोड़ेंगे, इस तरह से ऐसा है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका तीसरा पद निकालना है, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1, मुझे इसका तीसरा पद निकालना है, तो पहले पद के अंदर ही आप 2 बार डी जोड़ दो। देखो ऐसा ऐसा, भाई एक बार डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके अंदर वापस एक बार डी जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 5, और 3 के अंदर फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऐसा। इसका एक तरीका हो रहा है, कैसे? आप इस दूसरे पद के अंदर अगर आप एक बार डी जोड़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, 2 बार डी जोड़ोगे तीसरा आ जाएगा, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था इस तरह से।
ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास में A3 बराबर पहला कितना है 10 एंड प्लस 2 × 10 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ लिखेंगे 10 + 20 बराबर आ जाएगा 30। अगर मुझे इसका A4 लिखना है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ सर पहले पद के अंदर 3 बार डी जोड़ो। पहले पद के अंदर 3 बार डी जोड़ो। डी क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ जितना लिखते हैं उससे कम डी जोड़ते हैं या इंटू 10 कर दो और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा बताओ। कितना लिखना चाहूंगा मैं यहाँ लिखूंगा 10 + 30 एंड बराबर लिखूंगा मैं 40 इस तरह से। तो ये हमारे पास में सवाल हो जाएगा इस तरह से ठीक है। अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल क्या लेते हैं ठीक है। देखिए ये खत्म हो जाएगा दूसरा सवाल क्या लिखा हो देखो यहाँ पे ए बराबर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है ए बराबर है -2 और डी बराबर कितना है हमारे पास में 0। अच्छा जिसका सारांतर 0 होता है एक चीज सोच के देखो जिसका सारांतर 0 होता है हमें कुछ जोड़ना ही नहीं है तो वो की वो टर्म रिपीट होती जाती है। इसका मतलब क्या करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे दूसरा पहला पद है -2 एंड इसके अंदर एक बार डी जोड़ते हैं। मैं इसको सूत्र लिख लेता हूँ चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं एक सेकंड। इसके अंदर अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा फॉर्मूला सर पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ो तो इसको हम कैसे लिखेंगे सर ये हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पहला पद तो है -2 उसके अंदर 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा -2 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। इसका तीसरा पद निकालेंगे सर पहले पद के अंदर 2 बार डी जोड़ो यहाँ से एक कम करके जोड़ना पड़ेगा तो A3 बराबर हम लिखेंगे पहले पहला पद कौन सा हमारे पास में पहला पद है हमारे पास में -2 या -2 लिखेंगे एन 2 इंटू डी कितना हमारे पास में 0 तो यहाँ 0 लिखेंगे। A3 का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा -2 क्योंकि इसको से इंटू करेंगे 0 और इसमें जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा इस तरह से ठीक है। अब हम करते हैं एज 4 बताइए A4 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई पहले पद के अंदर हम 3 बार डी जोड़ेंगे एक कम बार डी जोड़ेंगे यहाँ जितना भी लिखा हो उससे कम यानी पहले पद के अंदर हम 3 बार डी जोड़ेंगे इस तरह से तो यह A4 बराबर हो जाएगा पहला पद तो -2 है एंड प्लस 3 × 0 करेंगे तो A4 की जो वैल्यू आएगी -2 ही आएगी क्योंकि इसको से इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इस तरह से। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है 30 की तरफ देखो इसका पहला पद दे रखा है हमारे पास में 4 एंड दूसरा पद दे रखा है हमारे पास सॉरी डी दे रखा है -3 इस तरफ ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं ऐसा ही करना है। सर A2 कैसे निकालते हैं यहाँ 2 लिखा हुआ है तो पहले पद के अंदर एक कम डी जोड़ दो। सर A3 कैसे निकालेंगे A3 निकालेंगे सर पहले पद के अंदर 2 डी जोड़ दो। सर A4 कैसे निकालेंगे A4 कैसे निकालेंगे पहले पद के अंदर 3 डी जोड़ दो ऐसा है मतलब एक कम करके लिखते हैं हमेशा। तो क्या करेंगे A2 के अंदर पहला पद कितना बताओ 4 है एंड प्लस डी कितना है हमारे पास में -3 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। भाई 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे पहला कितना है 4 एंड 2 इंटू डी कितना है हमारे पास में -3 इसको हम सोल्व करेंगे देखो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस और 6 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम A4 कैसे निकालेंगे पहला पद तो है हमारे पास में 4 लिखा हुआ एंड प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है सर -3 है तो यहाँ -3 लिख दो ऐसा और यहाँ लिखेंगे 4 माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो -3 को 3 से करेंगे तो 9 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में -5। ये रहे हमारा आंसर इस तरह से ठीक है। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखा ये लिखा ए बराबर लिखा हुआ -1 एंड डी बराबर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ हमारे पास कितना लिखा हुआ है डी बराबर लिखा हुआ है 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है। हमारे पास में A2 निकालना है तो A2 कैसे निकालेंगे A प्लस डी भाई पहले पद के अंदर डी जोड़ते हैं यही करते हैं तो A2 बराबर कितना हो जाएगा पहला पद कितना हमारे पास में माइनस का एक इस तरह से एंड प्लस डी कितना है हमारे पास में 1/2 है तो A2 का मान कितना है बताओ। इसके नीचे माइनस का 1/1 करेंगे प्लस 1/2 करेंगे इसके लघुत्तम ले लेंगे लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 2 आएगा इस तरह से ठीक है। तो ये देखो 2 है 2 आएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस का 2 इसको इधर इंटू करो इधर इंटू करो एंड प्लस का 1 इस तरह से तो इसका आंसर कितना है बताओ 2 में से 1 जाएगा तो इसका आंसर आएगा -1/2 इस तरह से। तो ये तो हो गया दूसरा पद। ऐसे ही हम निकालेंगे तीसरा पद तो A3 कैसे निकालेंगे बताइए पहले पद के अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे ऐसा ही तो करेंगे तो A3 कितना आएगा हमारे पास में ए का मान कितना है हमारे पास में -1 एंड प्लस 2 डी कितना है हमारे पास में 1/2 इस तरह से तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा ठीक है। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना आंसर आएगा हमारे पास में 0 इस तरह से ठीक है। फिर हम अगर ये 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना करेंगे पहले पद के अंदर 3 बार डी जोड़ेंगे इस तरह से ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में -1 एंड प्लस इसको सेंड कर दो 3/2 इसके नीचे एक मान लेते हैं इसका हम ले लेते हैं लघुत्तम। क्या करेंगे भाई हमने क्या किया इसको इससे इंटू कर दिया इसके नीचे एक मान लेते हैं इसको इससे इंटू कर दिया 2 अब इसके लघुत्तम लेंगे लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा देखो इस तरह से। अब इसको इधर इंटू करो इसको इधर इंटू करो इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा -2 इसको इधर इंटू करेंगे तो +3 ऐसा इस तरह से। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा और नीचे कितना है हमारे पास में 2 इस तरह से। तो पहला पद कौन सा है बताओ हमारे पास में पहला पद ये रहा है दूसरा ये रहा और तीसरा जो है हमारे पास में 0 हो गया और चौथा हमारे पास में ये हो गया इस तरह से। तो ये हो गया चारों। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ए बराबर लिखा हुआ है -1/25
एंड डी लिखा हुआ है माइनस का 0.50 इस तरह से। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि हम जब ए टू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहले पद के अंदर ए बार डी जोड़ते हैं। तो पहला पद कौन सा बताइए? माइनस का 1.25 एंड इसके अंदर हम जोड़ेंगे माइनस के 0.50 इस तरह से। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं? माइनस वाली संख्या तो लिखते हैं हम यहाँ पे माइनस का 1.25 एंड माइनस का 0.50 इस तरह से। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.75, कि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1.1.75 इस तरह से जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे तो कैसे करेंगे? A प्लस 2D करेंगे। 2D कैसे करेंगे? देखिए, ए की जगह तो लिखेंगे माइनस का 1.25 एंड प्लस 2 इंटू करेंगे माइनस का 0.50। देखो, 0.50 को हम 2 से इंटू करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं, कितना हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ हो जाएगा 1.00। अगर 2 को हम 50 से इंटू करते हैं 100 होता है, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको मैं एक बार इंटू करके लिख देता हूँ, बोले आपको चाहो तो। देखो, मैं इसको इससे इंटू करना है ना, तो यहाँ करेंगे 2 से इंटू करेंगे तो 0 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा इस तरह से। ये 1.0 हो जाएगा, और किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है, और ये है माइनस का 1.5 इस तरह से। तो इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना चला गया हमारे पास में? जोड़ेंगे तो ये एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, तो ये 2.25 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक इसके लास्ट A4 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये A4 आप खुद से चेक करेंगे ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है।